Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the abnormal molecular mass and the Wentz of factor. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज abnormal molecular mass. एज द नेम इज़ क्लियरिंग टू यू कि एबनॉर्मल, कि नॉर्मल नहीं होने वाला, वो क्या है, चेंज होता हुआ मॉलिकुलर मास है. नॉर्मल जो होता है वो नहीं है, उससे क्या है, चेंज होता हुआ मॉलिकुलर मास है, दैट इज़ नोन एज द एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए आप सबसे पहले कि हमारा क्या है, एसिटिक एसिड. दिस इज़ योर एसिटिक एसिड. अगर इस एसिटिक एसिड का एक्चुअल मॉलिकुलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आने वाला है. देखो कार्बन का क्या होता है 12, कार्बन का क्या होता है 12, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 12 + 3. फिर इस कार्बन का अगेन क्या होने वाला है, 12 होने वाला है. ठीक है, तो 12 + 3 + 12 दैट विल बी इक्वल टू 24 + 27. तो यहीं तक हो गया. ये एक आपका कितना हो गया हाइड्रोजन का 28. ठीक है, और बाकी रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन आपके इसका कितना हो गया 16 × 38. तो ये आपका टोटल जो मास आएगा कैलकुलेट करके वो 60 के नियर अबाउट आने वाला है. कितना आने वाला है आपका, ये 60 के नियर अबाउट. या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कंबाइन करके बोल सकते हैं कि C2H4O2 कंबाइन करके आप बोल देंगे C2H4 और O2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 × 24 + 4 28 और 16 × 32, तो आपका टोटल आ जाएगा 60. लेकिन अगर मैं इस एसिटिक एसिड को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करती हूँ, जस्ट लाइक बेंजीन में अगर मैंने डिज़ोल्व कर दिया, तो ये अपने नॉर्मल मास से डेविएशन दिखाने लगा. मतलब नॉर्मल जो हमने कैलकुलेट करा इसका मास, नॉर्मल जो हमने इसका कैलकुलेट करा मास, उससे क्या आने लगे, डेविएशंस आने लगी. ठीक है, और डेविएशंस आने लगी तो मतलब जो हमने मास कैलकुलेट कर, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इसका मास आया वो कितना आया, 120 आया. एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन करा वो 120 आया. दिस इज़ योर कैलकुलेटेड. जब हमने इसको बेंजीन सोलवेंट में क्या करा, डिज़ोल्व करा, तो इसका ये जो एक्सपेरिमेंटल मास आया वो कितना आया, 120 आया. इसका मतलब जो कैलकुलेटेड मास है, मतलब थियोरेटिकली जो आपने कैलकुलेट करा और जो एक्सपेरिमेंटली आपने कैलकुलेट करा, वो आपस में क्या है, डिफर है, एक दूसरे से चेंज है आपस में. तो इसी को बोलोगे एबनॉर्मल, कि आपका कैलकुलेटेड थियोरेटिकली कितना था 60 था, बट बेंजीन में डालने के बाद वो कितना आ रहा है 120 आ रहा है. तो दैट इज़ योर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. अब ये क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है कि जो थियोरेटिकली मासेस होते हैं और हमारे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मासेस होते हैं, या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड भी बोलते हैं इनको. क्या बोलते हैं इनको, ऑब्जर्व्ड भी बोलते हैं. तो उसमें क्या आता है, डिफरेंस आता है, तो दैट इज़ एबनॉर्मल. ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है एक्चुअली में कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक पर्टिकुलर सोलवेंट में जाने के बाद एसोसिएशन या डिसोसिएशन दिखाने लग जाते हैं. क्या दिखाने लग जाते हैं, वो एसोसिएशन दिखाने लग जाते हैं या डिसोसिएशन दिखाने लग जाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि इधर देखो आप, यहाँ पर इसका एसिटिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको. इसमें क्या, ये एक मॉलिक्यूल है आपका एसिटिक एसिड का, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये एक मॉलिक्यूल हो गया एसिटिक एसिड का, एक मॉलिक्यूल. ऐसे यहाँ पर ये क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया. तो ये जो दो मॉलिक्यूल है ना, आपस में बाउंडेड कैसे हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाउंडेड हो गए हैं. कैसे बाउंडेड हो गए, हाइड्रोजन. तो इन्होंने क्या बना लिया, मिलकर डायमर बना लिया. क्या बना लिया, दो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए तो उसको बोलते हैं डायमर बना लेना. दो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए तो क्या बोलते हैं, उसको डायमर बना लेना. तो इन्होंने डायमर बना लिया. इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्व्ड जो मास है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मास है, वो चेंज हो गया. तो इसी को बोलोगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. क्या बोलोगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. तो देखिए, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास डिटेक्टेड बाय एनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो आपने किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास को डिटेक्ट किया तो वो डिफर मिला फ्रॉम द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, उसके एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से. एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास मतलब कि जो थियोरेटिकली कैलकुलेट किया जा रहा है, जो थियोरेटिकली कैलकुलेट किया जा रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं. ठीक है, अब देखो, द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आर ऑब्जर्व ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. एबनॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मास है वो फॉलोइंग रीजंस की वजह से आता है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्या होगा, सोल्यूशन नॉन आइडियल होगा. जब आपका सोल्यूशन आइडियल होगा तो किसी भी टाइप का डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होने वाला. मतलब जो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड के, उन्होंने डायमर बना लिया तो एसोसिएशन हो गया. जब
मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए तो मतलब एसोसिएशन हो जाना, जब मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, डिसोसिएट हो जाना। डिसोसिएट मतलब टूटना, एसोसिएट मतलब जुड़ना, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन आइडियल होगा तो देयर विल बी नो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन, बट जब सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल होगा तो उस टाइम वहाँ पर क्या होने वाला है, एसोसिएशन डिसोसिएशन होने वाला है। यू कैन से कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो हमारा आइडियली होगा, जब हमारा कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो वो नॉन आइडियल की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना कि सेकंड रीज़न हमारा क्या है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों आ रहा है, बिकॉज द सोल्यूट पार्टिकल्स गेट एसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। सोल्यूट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशन में जाकर क्या हो रहे हैं, एसोसिएटेड हो रहे हैं, मतलब जो एक्चुअल मास था उससे डेविएशन दिखाया जा रहा है। एसोसिएट हो गए, एक मॉलिक्यूल थे, एक दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए, मतलब एसोसिएशन हो गया। तो ऑब्जर्व जो आया, जो हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड आया। अब देख, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बोलूँ मैं चाहे ऑब्जर्व्ड बोलूँ, बात एक है कि ऑब्जर्व्ड जो हमारा मास है और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो मास है वो एक ही बात मैं बोलूँगी, ठीक है। तो वो कितना है 120, और जो एक्चुअल मास है जो थियोरेटिकली आपको डिटरमाइंड है उसको एक बोला जाएगा, ठीक है। तो थर्ड देखिए आपका पॉइंट क्या है, द सोल्यूट पार्टिकल्स गेट डिसोसिएटेड इन द सोल्यूशन। सोल्यूट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सोल्यूशन में जाकर डिसोसिएट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सोल्यूशन में जाकर डिसोसिएट हो रहे हैं एंड बिकम लाइटर इन द मास, ठीक है। अब भी चेंज आएगा, NaCl का हमारा क्या है 58.5 है, इसका जो एक्चुअल मास है इसका 58.5 है, क्योंकि सोडियम का हमारा कितना होता है 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो ऐड करोगे तो 58.5 आएगा। लेकिन जो इनको ऑब्जर्व देखा गया ना, जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड देखा गया तो वो कितना मिला हमें 30.5 मिला, तो यहाँ पे डेविएशन आ गई, तो इसे क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलोगे, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल की कंडीशन क्या होगी आपकी, सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा या सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हो जाएंगे या डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में इफेक्ट आएगा। आपको एक बात पता है, आपने जितनी भी पीछे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज निकाली हैं तो उसमें आपने फॉर्मूला ध्यान दिया हो तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है मॉलिक्यूलर मास के। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा TF की मैं आपको वैल्यू बताऊँ, वहाँ पे जो डेल्टा TF था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था मॉलिक्यूलर मास के, या आपका जो डेल्टा TB था वो भी मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। मतलब जो डेल्टा TF है डेट इज योर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, मॉलिक्यूलर मास के। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मॉलिक्यूलर मास में चेंज आ रहा है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें डिफरेंस आने की वजह से, उनके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आने की वजह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बात समझ में आई ना आपको कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मॉलिक्यूलर मासेस और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मासेस में, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आने की वजह से तो मास तो चेंज हो गया, इसका मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब अगर मास आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे यहाँ पर हो रहा है, देखो एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन में जो हमारा मास है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मास इंक्रीज कर रहा है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में भी एक तरह से क्या क्या डेविएशंस आ गए, ठीक है। ओके, क्लियर आपको इतना। अब देखिए, द सॉल्ट्स लाइक NaCl, KCl, KNO3 गेट डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्ट जो होते हैं आपके, आपको पता ही है वैसे, ये डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में जाके, एंड देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर ऑब्जर्व टू बी लेस देन एक्चुअल। और उनके मॉलिक्यूलर मासेस क्या होंगे, जो ऑब्जर्व किए गए, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए गए। बार बार मैं एक बात रिपीट कर रही हूँ कि ऑब्जर्व्ड इज योर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ऑब्जर्व्ड, जो आपको ऑब्जर्व्ड यहाँ पर बात हो रही है, डेट इज़ योर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। और जो कैलकुलेटेड की यहाँ पे बात हो रही है, डेट इज़ योर थियोरेटिकली, डेट इज़ योर थियोरेटिकली। सो इनमें हमेशा क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो लेस होने वाला है। मॉलिक्यूलर मास क्या होने वाला है, लेस होने वाला है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से। क्लियर, ठीक है। अब देखो, द ग्लूकोज, शुगर, प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, ग्लूकोज, शुगर, प्रोटीन्स एंड योर पॉलीमर्स, ठीक है। नाइदर शोज डिसोसिएशन नोर शोज एसोसिएशन, ना तो ये डिसोसिएशन दिखाते हैं ना ही एसोसिएशन दिखाते हैं। सो देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर ऑब्जर्व्ड करेक्ट, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब जो ऑब्जर्व्ड होगा वही कैलकुलेटेड, मतलब जो कैलकुलेटेड है वही ऑब्जर्व्ड होगा। कैलकुलेटेड मतलब थियोरेटिकली, ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटली। तो थियोरेटिकली और हमारे एक्सपेरिमेंटली के अंदर कोई डेविएशंस नहीं आएंगी इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो ना ही एसोसिएशन दिखा रहा है ना ही क्या दिखा रहा है, डिसोसिएशन। नीदर एसोसिएशन
एंड नो डिसोसिएशन। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो ऑब्जर्व्ड होगा वो किसके इक्वल होने वाला है, आपका कैलकुलेटेड के इक्वल होने वाला है। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, व्हाट इज़ योर वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। देखो वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर वही है, वॉन्ट ऑफ आपका साइंटिस्ट था जिसने क्या करा, एक तरह से रिलेशनशिप प्रोवाइड करा बिटवीन द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी आपने देखा कि डेविएशंस आ रही हैं, किसमें डेविएशंस आ रही हैं, एक तो आपका ऑब्जर्व्ड के अंदर डेविएशंस आ रही हैं, और ये आपका जो दूसरा क्या है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या है, कैलकुलेटेड, दैट इज़ योर थियोरेटिकली कैलकुलेटेड, और ऑब्जर्व्ड इज़ योर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। ठीक है, नॉर्मल इज़ योर थियोरेटिकली कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड इज़ योर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। तो इन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड और नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में डेविएशंस आया, तो उसने क्या करा, एक तरह से एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में और थियोरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज़ के अंदर। उसी को उसने क्या बोल दिया, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर बोल दिया। क्या बोल दिया उसने उसको, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। तो इसकी वैल्यू देखो, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू यहाँ पहले ये देखिए आप कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू, CP फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज़ द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मतलब ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मतलब ऑब्जर्व्ड, थियोरेटिकली डिटरमाइंड मतलब एक्चुअल और नॉर्मल, एक्चुअल और नॉर्मल। ठीक है, तो जो रेशियो आया एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू का और थियोरेटिकली डिटरमाइंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू का, उसी को क्या बोला गया, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। उसी को क्या बोला गया, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर बोला गया। सो इसको मैंने दूसरे वे से राइट किया, देखो इधर, इसको दूसरे वे से कैसे राइट किया कि आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मतलब क्या, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और थियोरेटिकली डिटरमाइंड क्या, एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड बाय योर एक्चुअल। तो क्या लिख देंगे इसको हमारा, O/C, O/C मतलब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू और एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, मतलब कैलकुलेटेड, C फॉर योर कैलकुलेटेड। तो चाहे एक्चुअल आए, चाहे नॉर्मल आए, चाहे कैलकुलेटेड आए, एक्चुअल आए, नॉर्मल आए, कैलकुलेटेड आए, मतलब दैट इज़ थियोरेटिकल, और ऑब्जर्व्ड आए या एक्सपेरिमेंटल एक बात होगी, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल की एक बात होगी, और एक्चुअल, नॉर्मल और कैलकुलेटेड थियोरेटिकली एक बात होगी। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड की रेशियो आ गई या एक्चुअल की रेशियो आ गई। या दूसरा देखो, मास के टर्म्स में कैसे बताओगे। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मॉलिक्यूलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो ऑब्जर्व्ड वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, MO कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और कैलकुलेटेड वाला जो नीचे था वो कहाँ आ गया, ऊपर, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द मॉलिक्यूलर मास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द मॉलिक्यूलर मास। सो आपका जो एक्चुअल है वो तो ऊपर आ जाएगा, मतलब जो आपका क्या है हमारा कैलकुलेटेड वाला मास है वो ऊपर आ जाएगा, और जो आपका एबनॉर्मल है मतलब जो ऑब्जर्व्ड है आपका वो क्या आ जाएगा, नीचे। तो इसकी रेशियो क्या बन जाएगी, MC/M, क्या बन जाएगी इसकी, MC/MO कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व। बात समझ में आ गई। अब ये मैंने क्या लिखी है, जो आपने अलग अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ निकाली थी ना, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर था, डेल्टा T भी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, और डेल्टा P आपका रिलेटिव लॉवरिंग द वेपर प्रेशर वाली टर्म थी जी, उन्हीं के लिए लिख दिया मैंने बस कि आई जो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेटेड वैल्यू। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑब्जर्व्ड और बाय कैलकुलेटेड, और रिलेटिव के लिए रिलेटिव जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसकी ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड। ऐसे डेल्टा TF के लिए भी आप बता सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कि ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड। मास के टर्म में ध्यान रखना है कि मास जो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उल्टा रिलेशनशिप होता है तो वो अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना इतना आपको, ओके। अब आगे देखिए, दूसरा जो आपका आई हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब जो ये एक रेशियो होता है, जो आई है ना वो एक रेशियो होता है कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। आपको एक बात तो पता है ना कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज होंगे, डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे, और बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन सेम रहेंगे। बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होगा, उसमें चेंज होगा। तो
हमारा जो आई होता है वॉन सो फैक्टर होता है वो यही होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ योर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसका काम है, आगे मैं आपको बताऊंगी इसका आगे काम है, अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। अब देखो, व्हेन द अल्फा इज 100% ओनली, नाउ अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कि कितना आपका डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, उसकी जो वैल्यू हमें किससे पता चलेगी, अल्फ़ा से। किससे पता चलेगी, अल्फ़ा से। सो अल्फ़ा इज़ योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अल्फ़ा आपका क्या होगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा। बात समझ में आ गई। जैसे देखो NaCl कैसे टूट रहा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। NaCl कैसे डिसोसिएट हो रहा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर हमारा I की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन बिफोर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। किस में टूट गया, कितने में टूट गया, 2 में, तो ऊपर क्या गया 2, और बिफोर मतलब टूटने से पहले तो ये पूरा एक ही था, तो बाय 1 आ गया। तो यहाँ पर I क्या हो गया 2। समझ में आ गई आपको बात। तो I आपकी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो जैसे AlCl3 है, वो किस में टूट गया, Al+3 और 3Cl- में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, 1 और 3 4। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 4, और बिफोर कितना है ये 1, बिफोर कितना है 1, तो 4 बाय क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा I की वैल्यू। और अल्फ़ा आपको बताई दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब देखिए I की वैल्यूज़ जब 1 से ज़्यादा हो, 1 से कम हो और 1 के इक्वल हो, तो इसका क्या मीनिंग है, इसके ऊपर आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है ना, कि I की वैल्यू हमारी क्या है, 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है या इक्वल टू 1 है, तो क्या केस होने वाला है। व्हेन I ग्रेटर देन 1 इट मीन्स इट शोज़ द डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट इन द एक्वस सॉल्यूशन। जब आपका 1 से ज़्यादा I आएगा, इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ अ डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट इन द एक्वस सॉल्यूशन। जब आपका I लेस देन 1 है, इसका मतलब शोज़ द एसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट। ये क्या दिखाएगा, नॉन एक्वस मीडियम के अंदर, एसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट इन द नॉन एक्वस मीडियम, ठीक है। और जब आपका I क्या होगा 1 के इक्वल, तो इट शोज़ नीदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ना ये वो डिसोसिएशन दिखाएगा ना ही एसोसिएशन दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आपके जो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स होते हैं, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर, स्टार्च, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, दीज आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कोई भी डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं दिखाते। तो मतलब जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है। ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंटल क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाती है। समझ में आ गया ना आपको। तो जब 1 से ज़्यादा होगा तो डिसोसिएशन होगा, जब 1 से कम होगा तो एसोसिएशन होगा, जब इक्वल टू 1 होगा तो नीदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी मॉडिफाइड फॉर्म्स के बारे में। पहले आप ये देखिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर, एप्लीकेशंस ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, इट डिटरमाइंस द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये किसको डिटरमाइन कर सकता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को। आई आपका रेशियो किसका था, मुझे बताओ। आई रेशियो था आपका नॉर्मल मास बाय एबनॉर्मल मास का। पीछे आपने जो निकाला आई की वैल्यू आपने निकाली, वो यही निकाली ना, नॉर्मल मास का रेशियो बाय एबनॉर्मल मास का। नॉर्मल मास मतलब आपका क्या है, कैलकुलेटेड, और एबनॉर्मल मास क्या है आपका, ऑब्जर्व्ड। MC/MO का रेशियो था। आपको मैं पीछे दिखा देती हूँ, आपने स्टार्टिंग में यही किया था। आई जो आपका रेशियो था वो नॉर्मल मास बाय एबनॉर्मल मास का था, क्योंकि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। तो अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड की है, तो मास हमारा क्या होगा, कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड होगा। तो आई हमारा हो गया कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड। क्लियर। सो देखिए आई की वैल्यू आ गई हमारी कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व। तो यहाँ से हमारा अगर मुझे नॉर्मल मास निकालना होगा, मतलब जो नॉर्मल है वो कैलकुलेटेड वाला है। नॉर्मल कौन सा है, कैलकुलेटेड वाला। और एबनॉर्मल कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है आपका, ऑब्जर्व्ड वाला। एबनॉर्मल कौन सा है, ऑब्जर्व। नॉर्मल कौन सा है, कैलकुलेटेड। तो नॉर्मल निकालना होगा तो क्या आएगा, आई इंटू एबनॉर्मल नहीं आ जाएगा। अगर मुझे नॉर्मल निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, आई इंटू एबनॉर्मल नहीं आ जाएगा। यस और नो, तो यही लिखा ना मैंने, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास is equals to I into abnormal mass. Normal molecular mass is equals to I into abnormal molecular mass. समझ में आ गया आपको। सेकेंड देखिए,
इट कैन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन फॉर आयनिक सोल्यूट्स। ये क्या बताता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी आपको पीछे हमने बताया ना, मैंने आपको, कि आपका या तो सोल्यूट एसोसिएट हो सकता है, या तो आपको सोल्यूट एसोसिएट हो सकता है, या वो क्या हो सकता है? डिसोसिएट। या एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फ़ा, कि कितना डिग्री में जो है उसकी, मतलब कितना एसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज़ द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन और द एसोसिएशन। तो अब इसी की हमने वैल्यू निकालनी है। देखो फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है, आपका डिसोसिएट हो गया, उसने NP बना दिया, मतलब आपके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर दी, आपको नहीं पता कितने प्रोडक्ट बने हैं आपके, मतलब डिसोसिएट होगा। सपोज करो जैसे NaCl, मैंने आपको बताया कि NaCl किस में जाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट डिसोसिएट हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर 2 आपको मिल गए प्रोडक्ट्स, मतलब आयनिक फॉर्म में मिल गए, तो R अपना डिसोसिएट हो गया प्रोडक्ट में। सपोज करो इसका इनिशियल मोल जो था रिएक्टेंट, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था, उसका इनिशियल मोल कितना था? 1 मोल। जो आपका रिएक्टेंट था उसका इनिशियल मोल कितना था? 1 मोल था। और जब सपोज करो कि अल्फ़ा इसका क्या होगा? डिसोसिएट हो चुका है, इनिशियल मोल इसका 1 था और अल्फ़ा उसमें से डिसोसिएट हो चुका है, तो रिमेनिंग जो है वो कितना रह गया? 1 माइनस अल्फ़ा। बात समझ में आई आपको? अल्फ़ा आपका इनिशियल था, 1 मोल आपका इनिशियल था, और अल्फ़ा उसमें से क्या हो चुका है? डिसोसिएट हो चुका है, तो रिमेनिंग यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और प्रोडक्ट में कितना चला जाएगा? N अल्फ़ा। प्रोडक्ट में कितना चला जाएगा? N अल्फ़ा। अब नाउ टोटल नंबर ऑफ द मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन आपने देखने हैं। बिफोर डिसोसिएशन तो 1 नहीं है, 1 + 0 1 है, 1 + 0 1 है। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। समझ में आ रही है ना आपको? देखो आई हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आई क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे जो डिसोसिएशन में आए हैं वो कितने आए हैं? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। N अल्फ़ा मतलब आफ्टर डिसोसिएशन ये हमारे पास है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड इज़ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल इज़ 1। या दूसरा आप ये भी बोल सकते हो ना, जैसे मैंने आपको ऊपर ये वाला फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, बिफोर डिसोसिएशन तो 1 ही है, और आफ्टर डिसोसिएशन इनको ऐड करना पड़ेगा टोटल को, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। तो क्या करना है आपको? आफ्टर डिसोसिएशन को बिफोर से डिवाइड कर देना है, आफ्टर को बिफोर से डिवाइड कर देना है। तो आफ्टर इज़ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा, और टोटल आपका कितना था? बिफोर डिसोसिएशन 1 था, तो बाय में 1 आ गया। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लोगे आप, है ना भाई? निकाल सकते हो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर, यू कैन ईजिली कैलकुलेट फ्रॉम देयर। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लोगे तो अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा I-1 बाय N-1। तो हमारे सेकंड जो एप्लीकेशन थी वॉल्टा फैक्टर की, वो यही थी टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकंड हमारी क्या थी? यही थी टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से अल्फ़ा, यहाँ से क्या आ गया आपका? I-1 बाय N-1। क्या आ गया? I-1 बाय N-1, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ द पार्टिकल अपॉन आयनाइजेशन या डिसोसिएशन। N इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। तो आपको ये ध्यान रखना है अल्फ़ा, और डेट इज़ योर I, ठीक है, इन केस ऑफ द डिसोसिएशन। बात समझ में आ गई आपको? ओके। अब देखते हैं फॉर केस ऑफ एसोसिएशन। लेट अस सी फॉर द केस ऑफ एसोसिएशन। लेट मी शो यू। देखो, इट कैन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये आपको क्या बता सकता है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन बता सकता है इन द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल रहे हो, और बेंजीन आपका क्या है? नॉन एक्वस है आपका बेंजीन, तो वो एसोसिएशन जा रहा था। तो वही बात है कि कितना एसोसिएशन जाएगा इन द नॉन एक्वस, उसको हमने डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर। सपोज करिए आपका जैसे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए है, वो मिलके डायमर बना लिया, मतलब एक मॉलिक्यूल बना लिया। 2 मॉलिक्यूल ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया, तो डायमर कहते हैं इसको। 3 मॉलिक्यूल ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया, मतलब 3A2 फॉर्म्स A3, एक मॉलिक्यूल बन गया, तो ये क्या होता है? ट्राइमर। क्या हो जाता है? ये ट्राइमर हो जाता है। समझ में आ गया आपको? अब देखो आपका Na है, Na आपका, जैसे इसको मैंने जनरलाइज में लिख रही हूँ मैं, N की वैल्यू यहाँ पर क्या है? सपोज करो 2, जनरलाइज करोगे तो N मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, जनरलाइज कर दिया N। और आपका A कोई भी सोल्यूट है, अब वो एसोसिएशन दार है, तो किस में जाएगा? AN में जाएगा, मतलब या तो A2 बनाएगा, या A3 बनाएगा, A4 बनाएगा, तो क्या बन जाएगा? AN। Na से क्या बन जाएगा? AN। अब इनिशियल मोल इसका क्या है? 1। इनिशियल मोल इसका कितना है? 1। नाउ अल्फ़ा इज़ योर, अब वहाँ पे अल्फ़ा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 1 माइनस अल्फ़ा। इनिशियल 1 था, ये था इनिशियल, और ये अब क्या हो गया? एसोसिएशन हुआ,
कितना एसोसिएशन हो, सपोज अल्फ़ा एसोसिएशन हो चुका है तो रिमेनिंग हो गया 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अल्फ़ा बाय एन, यहाँ पर कितना हो जाएगा अल्फ़ा बाय एन हो जाएगा। अब बिफोर डिसोसिएशन तो 1 ही है, आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन, यस और नो। बिफोर डिसोसिएशन तो 1 है, आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन। और अब आपको क्या करना होता है, आफ्टर डिसोसिएशन को बिफोर एसोसिएशन से डिवाइड करना होता है। यही आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो वही कर रहे हैं हम, आफ्टर एसोसिएशन हमारे कितने आ रहे हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन, इनको ऐड करोगे, इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। और बिफोर एसोसिएशन आपके कितने थे 1 थे, बिफोर एसोसिएशन कितने थे 1, तो ये आपका आ जाएगा आई वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है तो ये सिर्फ बन जाएगा आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन बन जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लोगे ना आप, अल्फ़ा की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर, और यहाँ से क्या कर देना अल्फ़ा कॉमन ले लेना, और अल्फ़ा की यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊँ, अगर अल्फ़ा की वैल्यू ये आएगी सॉल्व करके, आपकी सॉल्व कर लेना यहाँ से, ऊपर से यहीं से सॉल्व कर लेना आप इसको। ठीक है, कॉमन वगैरह लेके यहाँ से सॉल्व कर लेना, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एक बात, नाउ ऑब्जर्व्ड मास, मॉलिक्यूलर मास एंड अल्फ़ा, इनके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और अल्फ़ा के बीच में। ठीक है, अब आपको ये बात अभी पीछे मैंने बताई कि जो आई है वो क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू का रेशियो, कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा ये आया था, ये डिसोसिएशन का केस था ना, है ना, देखो ये डिसोसिएशन का केस था, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू यही आई थी, तो आपको यही बताना चाह रही हूँ मैं, इन केस ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा ये आया था। ठीक है, और आई की वैल्यू हमें पता है एम सी बाय एम ओ होती है, एम सी बाय एम ओ कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व। तो क्या मैं यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू नहीं रख सकती, इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं आई की वैल्यू नहीं रख सकती? बात समझ में आ रही है? आई अल्फ़ा जो था इन केस ऑफ डिसोसिएशन वो ये वैल्यू आ रही थी, और आई आपको पता है, मुझे क्या करना है अल्फ़ा और मास में रिलेशनशिप निकालना है, अल्फ़ा और मास में क्या निकालना है रिलेशनशिप निकालना है। जैसे देखो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और अल्फ़ा में रिलेशनशिप निकालना है। अल्फ़ा की वैल्यू डिसोसिएशन के लिए ये आई थी, अल्फ़ा की वैल्यू डिसोसिएशन के लिए ये आई थी, आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1 आई थी। ठीक है, आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। सो अब देखिए क्या होगा, तो हमारा जो आई हो जाएगा यहाँ पर वो ये हो गया एम सी बाय एम ओ, तो आई की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, आई की वैल्यू यहाँ रख दी, तो क्या हो जाएगा एम सी बाय एम ओ माइनस का 1 बाय एन माइनस 1 हो गया इतना। अब इसको क्या करो एलसीएम ले लो, एम नोट चला जाएगा इधर, क्या बन जाएगा एम सी माइनस एम नोट, और एम नोट नीचे आ जाएगा, तो एम सी माइनस एम नोट बाय एम नोट इंटू एन माइनस 1। तो ये ऑब्जर्व्ड के बीच में और अल्फ़ा के बीच में मेरी रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, समझ आ गया ना आपको? ऐसे किसके लिए निकाल सकते हो, एसोसिएशन के लिए निकाल सकते हो। किसके लिए निकाल सकते हो, एसोसिएशन के लिए। अब एसोसिएशन के लिए ये आ रही थी आई की वैल्यू, एसोसिएशन के लिए ये आ रही थी ना आई की वैल्यू आपकी, तो यहाँ से जब आपने अल्फ़ा निकाला तो ये हो गया, अल्फ़ा जब निकाला कॉमन वगैरह लेके यहाँ से अल्फ़ा निकाला, तो ये आप खुद ही करेंगे, कॉमन वगैरह निकाल के अल्फ़ा की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। आई की वैल्यू वही क्या एम सी बाय एम ओ, यहाँ भी रख दो एम सी बाय एम ओ माइनस का 1 बाय एन माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट एम सी माइनस एम ओ डिवाइडेड बाय एम ओ इंटू 1 माइनस एन। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप एलसीएम लें और इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम सी माइनस एम ओ डिवाइडेड बाई एम ओ इंटू 1 माइनस एन इंटू एन, ये आपकी वैल्यू आने वाली है। या इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, एम सी बाय एम ओ बाय एम ओ, एम सी बाय एम ओ बाय एम ओ इंटू क्या हो जाएगा एन बाय 1, एन बाय आपका क्या हो जाएगा ये एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से मिस्टेक है यहाँ पे, देखिए एम सी माइनस एम ओ बाय एम ओ था ना, इंटू एन बाय 1 माइनस एन था, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है एन बाय एन माइनस 1 लिखा है ना मैंने यहाँ पर, तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ से एक तरह से माइनस कॉमन आ रहा है, तो ऊपर वाला भी चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम ओ माइनस एम सी बन जाएगा यहाँ पर।
बाय मिस्टेकली ये हो गया, तो यहाँ पर एम ओ माइनस एम सी बाय एम ओ इंटू एन बाय एन माइनस वन बन जाएगा। अगर आप एम सी माइनस एम ओ बाय एम ओ लिख रहे हैं तो एन बाय वन माइनस एन रहेगा, लेकिन जब आप कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये बन जाएगा एम ओ माइनस एम सी बाय एम ओ इंटू एन बाय एन माइनस वन। क्लियर आपको? अब देखिए न्यूमेरिकल फटाफट, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। 2 gram of the benzoic acid is dissolved in the 25 gram of the benzene, shows the depression in the freezing point equals to 1.62 Kelvin। ये आपका डिप्रेशन दिखा रहा है इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहा है, मतलब बताओ क्या दे रखा है? डेल्टा टी एफ दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.62 केल्विन। जो जो दे रखा है वो लिखते जाओ। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब क्या यहाँ पर सोल्यूट दे दिया इसने, तो मास ऑफ सोल्यूट दे दिया। कितना दे दिया आपको बताओ? W2 करते हैं ना मास ऑफ सोल्यूट को, 2 ग्राम दे दिया। तो उसके बाद देखो इन बेंजीन, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब क्या दे दिया? W1, कितना आ गया वो? 25 ग्राम। ठीक है, नाउ और क्या दे रखा है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ दे रखा है, लिख दो के एफ दे रखा है, कितना दे रखा है? 4.9। ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपको दे रखा है। निकालना क्या है आपको? यू आर टू कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड इफ इट फॉर्म्स डायमर इन द सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, बताओ? आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड बाय योर ऑब्जर्व्ड, ये होती है हमारी आई की वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ऑब्जर्व, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हमारा आ रहा है। तो कैसे निकालोगे? तुम्हारे को एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, M2 इज इक्वल्स टू 1000 KF इंटू W2 बाय W1 इंटू डेल्टा TF। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, है ना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले में ये फॉर्मूला आपको बताया था। यहाँ से आप क्या निकालेंगे? M2 निकालेंगे। ये आपका क्या आएगा? ऑब्जर्व्ड मास। क्या आएगा आपका? ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा आपका ये। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा। एक्चुअली में हम ये क्यों निकाल रहे हैं, देखिए आप पहले नंबर तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी डिफरेंस आने की वजह से ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास में और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आने की वजह से वहाँ पे हमने हमारा क्या था? वॉन्ट ऑफ फैक्टर आया था। और मॉलिक्यूलर मास चेंज होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आ रहा था। मैं बताया था ना मैंने आपको कि जो आपका हमारा क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होती है। तो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आने की वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें भी क्या आ रहा था? डिफरेंस आ रहा था। तो इसलिए जो आपने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ निकाली थी ना, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपने जो प्रॉपर्टीज़ निकाली थी इनके साथ अब चेंज हो गया ना, क्योंकि अब आपको क्या रहा है? ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में डिफरेंस आ रहा है मास में, तो इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी। और आप मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पर क्या आएंगी? आई आ जाएगा सबके साथ, जैसे पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इंटू एक्स इज इक्वल टू x2 होता था, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई इंटू x2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है आपका? देखो, ये आपका जो नॉर्मल मोलर मास होता है इज इक्वल टू आई इंटू एब नॉर्मल होता है। ये यू कैन से कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसकी इक्वल आएगी? आई इंटू आपकी किसकी इक्वल आएगी? बताओ जल्दी। कैलकुलेटेड क्या आने वाली है ना, आई इंटू कैलकुलेटेड क्या आने वाली है। तो मतलब जो भी आपकी कैलकुलेटेड थी ना पहले, उसको आई से मल्टीप्लाई कर देना है। आई आपका जो रेशियो था वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटेड का रेशियो था। तो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू में क्या चेंज आ जाएगा? आई से मल्टीप्लाइड हो जाएगा कैलकुलेटेड में। जो अभी कैलकुलेट कर रहे थे ना पहले, उन सब में बस आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उन सब में क्या हो जाएगा? सिर्फ आई से मल्टीप्लाई होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई इंटू x2 हो जाएगा। पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इज इक्वल्स टू आई इंटू x2 हो जाएगा। ओके,
ऐसे आपका सिमिलर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी इंटू एम हो जाएगा, पहले के बी इंटू एम लिख रहे थे तो आई आ जाएगा। ऐसे डेल्टा टी एफ भी क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा। और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, आई इंटू एन बाई बी आर टी। ये मैंने आपको बताई थी ना ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन, तो उसमें मैं आगे क्या लगा देना, आई लगा देना। तो अब हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं उसमें पहले वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं। तो देखिए वो निकालते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। नाउ m2 इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 बाई W1 एंड डेल्टा टी एफ। यहाँ से निकालो, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। 1000 के एफ की वैल्यू देखो 4.9, W2 की वैल्यू देखो कितनी है बताओ 2, बाय W1 की वैल्यू बताओ 25, डेल्टा टी एफ की वैल्यू बताओ 1.62। ये सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको सॉल्व करके आपका आएगा 1 सेकेंड, इसको सॉल्व करके आएगा 242 ग्राम पर मोल आ जाएगा। यूनिट आपकी कट जाएंगी, यूनिट लगा लेना, ठीक है, यूनिट वगैरह कट जाएंगे और ये बचेगा आपका ग्राम पर मोल बचेगा, ठीक है, 242 ग्राम पर मोल बचेगा। अब नाउ कैलकुलेटेड मास, ये तो हमारा क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेटेड मास निकालना है। कैलकुलेटेड मास आपका क्या होने वाला है बताओ, बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है C6H5COOH, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से कैलकुलेटेड निकाल लो कितना आएगा बताओ। कार्बन कितने हो गए 7, चलो ऐसे ही कर लेते हैं 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5, समझ में आ रहा है ना। एक कार्बन का 12, 6 का हो जाएगा 12 इंटू 6, एक का हाइड्रोजन का 1 तो 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस इस कार्बन के लिए फिर 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 2 हैं तो क्या कर दूँ 16 इंटू 2 कर दूँ प्लस 1। इसको सॉल्व करो कितना आएगा ये 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 122। ये आ गया आपका कैलकुलेटेड। आई निकाल लोगे। अब आई क्या है, कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड मतलब 122 बाय 242, तो निकाल लो आई कितना आ गया 122 बाय 242, और ये कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, नियर अबाउट 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा क्या निकालना है, परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है। अब आपको बताया कि जो बेंजोइक एसिड है वो बेंजीन में जाके क्या बनाता है, डायमर बनाता है। ये जो बेंजोइक एसिड है वो बेंजीन में जाके क्या बनाता है, डायमर बनाता है। क्या बनाता है, डायमर। सो अगर ये डायमर बना रहा है तो ये इक्वेशन होगी ना हमारे पास 2A फॉर्म्स A2, 2A फॉर्म्स A2 मतलब 2 मॉलिक्यूल है बेंजोइक एसिड के, कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बन गया, डायमर बन गया। और उस केस में आई की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन हमने निकाली थी। अब एन की वैल्यू डायमर बन रहा है तो 2, ट्राइमर बन रहा है तो 3, ठीक है, टेट्रामर बन रहा है तो 4। तो आई की वैल्यू हमने निकाली थी, एसोसिएशन के अंदर आती है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, इसी वैल्यू का यूज़ करने वाली हूँ मैं। और मेरा डायमर बन रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मेरी आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन होती है, बट मेरा डायमर बन रहा है तो अल्फ़ा बाय 2, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा नियर अबाउट आपका 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। इतना हो गया 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, और डिवाइड बाय क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 थे तो इसलिए 1 तो यहाँ मैंने लिखा नहीं, अभी भी 1 ही है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ जाएगी आई की वैल्यू, ठीक है। इतना हो गया आपका। सो अब देखिए आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आई की वैल्यू कितनी आई है आपकी 0.5 आई है, 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 इक्वल टू 0.5 आई है। अल्फ़ा निकाल लोगे यहाँ से आप, अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आएगा आपका ये 1 माइनस 0.5 इंटू 2, ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 0.5 इंटू 2, ये आपका वैसे आगे भी आएगा सॉल्व करके, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.50 कुछ जाएगा ये, तो इसको सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू 0.9 के अबाउट आएगी, 0.99 के अबाउट आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आप आ जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लेकिन आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। देखो आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है। तो क्या कर दो, परसेंटेज एसोसिएशन निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा अबाउट 99% आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 99% आ जाएगा। समझ में आया ना। सिर्फ कुछ नहीं किया, आई की वैल्यू निकाली कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड करके, और यहाँ से m2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, मतलब ये जो मेरी ऑब्जर्व्ड आई है वो ये आ गई है, कैलकुलेटेड आपने मॉलिक्यूलर मास रख के निकाल ली, फिर आई की वैल्यू आ गई। फिर एसोसिएशन के लिए आपका फॉर्मूला बना था 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय n, लेकिन डायमर बन रहा था तो n की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ से अल्फा निकाल लिया और ये इतना आ गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ गया, लेकिन परसेंटेज बोला था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, वो कितना हो जाएगा 99% हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस के ऊपर आ जाए, चाहे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाए, चाहे किसी के ऊपर भी आ जाए, आप इजीली कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हो। यस और नो, है ना, कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे आप सिंपल वे से, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये आपको जो न्यूमेरिकल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस के ऊपर है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आई की वैल्यू जो आपकी आएगी यहाँ पर वो आएगी 1.898 आएगी आई की वैल्यू, और आपकी जो यहाँ पर वैल्यू आने वाली है अल्फ़ा की, वो आने वाली है, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी आपकी 0.898, और जो परसेंटेज पूछा है उसकी वैल्यू आएगी आपकी 89.8% आएगी। आई की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू है, परसेंटेज की वैल्यू है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे वाला न्यूमेरिकल करा, बट देखना कि उसके अंदर हमारा क्या हो रहा था, एसोसिएशन हो रहा था, और इसके अंदर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा था। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाओगे वो डिसोसिएशन वाला लगाओगे और ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करोगे। वहाँ पर किसका यूज़ कर रहे थे तुम, डेल्टा TF वाला फॉर्मूला यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो आपको ये खुद कैलकुलेट आउट करना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, और यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक। ओके, क्लियर, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर लें, सो डैट यू गेट द नोटिफिकेशन बाय योर सेल्फ वेन एवर न्यू वीडियोज़ अपलोडेड। ओके, थैंक यू।